तो इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये सीधे आपकी जेब से जुड़ी है। सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाया है उसका आम जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कीमतें इसलिए नहीं बढ़ेंगी क्योंकि जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी है और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी दोनों घटाई गई हैं। इसका मतलब हम ये लगा रहे थे कि 4 रुपए डीजल महंगा होगा, 2.5 रुपए पेट्रोल महंगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सरकार अपना एक्साइज घटाएगी और उसके बाद ये रेट बढ़ाए जाएंगे, यानी आम जनता पर इस जो पैसे बढ़े हैं 2 रुपए डीजल पर, 2.5 रुपए डीजल पर और 4 रुपए पेट्रोल डीजल 4 रुपए डीजल पर और 2.5 रुपए पेट्रोल पर, इसका कोई भी असर आम जनता पर नहीं पड़ेगा। तो अनुराग, हम जो सोच रहे थे कि शायद जेब और भारी होगी, बिल्कुल। तो यहाँ पर एक जो अभी तक लग रहा था कि आम आदमी की जेब पर असर पड़ने जा रहा है, वो जेब पर असर तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन इनकम टैक्स को लेकर आपके जहन में जो भी सवाल थे इस बजट में, उन सवालों का जवाब किस तरीके से सामने आया है, समझाते हैं आपको। सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी सबीना का। बिल्कुल अनुराग, इनकम टैक्स स्लैब को लेकर देश भर में नौकरी पेशा लोगों की नजरें टिकी हुई थी कि क्या कुछ बदलाव यहां पर देखने को मिलेगा, लेकिन वो बदलाव यहां पर सामने नहीं आया। इसलिए यहां पर पहले की तरह की स्थिति बनी हुई है, यानी कि पुराने सिस्टम का जिक्र करें तो ठीक वैसा ही स्लैब यहां पर तय हुआ है। 2.5 लाख में पहले भी शून्य था, अब भी शून्य है, कोई बदलाव नहीं। 5 लाख का जिक्र करें तो 12,500 पहले भी और अब भी, यानी इसमें भी कोई बदलाव नहीं। वहीं 10 लाख तक इनकम में भी 11 जो आगे चल रहा है वही कोई बदलाव यहां पर नजर नहीं आता है। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी मौजूद हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं। सर, आपसे सबसे पहले यही समझने की कोशिश करेंगे, हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह साफ कर दिया था कि जिन परिस्थितियों में इस बार का बजट बना है वो पहले कभी नहीं रही हैं। आपको लगता है टैक्स पर यह जो बदलाव नहीं हुआ है जिसकी उम्मीद कुछ नौकरी पेशा लोग कर रहे थे, उन्हें यह मायूसी हाथ लगी है? देखिए, वास्तविकता में बदलाव तो हुआ है जो नेगेटिव हुआ है। देखिए, अगर इन्फ्लेशन 3% का हुआ, अगर कोविड काल में लोगों की वेतन की कटौतियां हुई, अगर उनके वेतन कम हुए और उसके बाद 3% का इन्फ्लेशन हुआ, तो ये जो इन्फ्लेशन रिलेटेड टैक्स रिजीम को स्थापित करने की आवश्यकता है। अगर मेरी सैलरी 3% कम हो गई, अगर मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई, क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ा चैलेंज है देश के सामने कि लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाया जाए। अगर आप इनकम टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं, जी बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए ये जो पहले था वो भी अब है। 15 लाख तक के स्लैब का जिक्र करें तो वही स्थिति जो पहले नजर आती है वो अब नजर आती है, यानी कि किसी तरह का कोई बदलाव यहां पर नहीं है। 2,62,500 पहले भी और अब भी, ठीक 20 लाख में भी स्थिति वही की वही बनी हुई है, कोई बदलाव नहीं। 25 लाख में भी पहले देखिए किस तरह से 5,62,500 और अब भी यही है। नए सिस्टम का भी जिक्र कर लेते हैं, यानी कि नए सिस्टम पर जो टैक्स स्लैब किस तरह से पहले रहा था और अब है, स्थिति अब भी सर जस की तस यहीं पर है। जो इस बदलाव की उम्मीद जो आप यहां पर कह रहे हैं कि बदलाव हुआ है, लेकिन वो पॉजिटिव वे में ना होकर नेगेटिव वे में हुआ है, लेकिन जिस तरह से कोरोना काल को इस देश ने झेला है, आपको लगता है कि बदलाव करना यहां जरा मुश्किल भी था? नहीं, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। देखिए, वास्तविकता में अगर जो बड़ा वर्ग है, देखिए एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करके एक अर्थशास्त्र का कंसेप्ट है जो ये कहता है कि एक गरीब की अगर आमदनी बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है और अमीर की अगर आमदनी बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है। इस समय देश में जो समस्या है वो डिमांड सप्लाई गैप की है, डिमांड क्रिएट करने की आवश्यकता है। तो बड़े वर्ग को चाहे आप इनकम टैक्स में बेनिफिट देते या न देते, लेकिन जो निम्न मध्यम वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, उसको आपको इसलिए देने की आवश्यकता थी कि उसकी क्रय शक्ति बढ़े। चलिए, यानी आप कह रहे हैं कि मध्यम वर्ग को यहाँ पर अगर थोड़ी राहत मिलती तो ये बजट यहाँ पर थोड़ा पूर्ण और ज्यादा नजर आता। तो यहाँ पर अनुराग, सीधे तौर पर अखिल जी कह रहे हैं कि मध्यम वर्ग को राहत नहीं मिल पाई है, जिसका उन्हें मलाल यहाँ पर जरूर नजर आता है और ये राहत मिल सकती थी इस बजट में जो कि आज पेश किया गया। एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे अनुराग। बहुत बहुत शुक्रिया सबीना आपका। आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स इस तरीके के लेते रहेंगे। हमारे साथ योगेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, सुबह हम आपसे बात कर रहे थे सर बजट को लेकर, एग्रीकल्चर के मोर्चे पर जो बातें वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कही हैं, किस तरीके से आप देखते हैं उनको? योगेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? आप तक आवाज आ रही है सर? चलिए, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है। कोशिश होगी योगेंद्र यादव से एक बार फिर जुड़ने की। लेकिन सर, ये जो अभी बात ब्रेकिंग के बाद सामने निकल कर आई, ये तो अपने आप में एक बड़ी राहत है। बड़ी राहत है। आप कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को कि भाई एक्साइज ड्यूटी घटा दिया लेकिन सेस बढ़ा दिया, शायद डेडिकेटेड पैसा कृषि में खर्च करना चाह रही है? नहीं, देखिए ये तो है ही, और ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। ऐसे टाइम पे जितने भी कम सेस लगे तो मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए उससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं हो सकती। पर ये बहुत ज़रूरी है कि डिस्पोजेबल इनकम एक आम आदमी के हाथ में हो। अगर पेट्रोल में दाम बढ़ जाते तो नेचुरली डिस्पोजेबल इनकम
कम होती है और एक आम आदमी के ऊपर इसका फ़र्क पड़ता है। आज की डेट में जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, हमारी अर्थव्यवस्था, ये जो इकोसिस्टम जो पेंडेमिक ने तोड़ा है, ये इकोसिस्टम उसके बाद ही ठीक होगा। मैं कल आशीष वैद्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर चेयरमैन आईएमसी के। आशीष जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, कल जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे वो बार बार कह रहे थे कि हमारी इकोनॉमी अब वी शेप में जा रही है, यानी हम नीचे गए थे, अब हमारा कर्व बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या आपको इस बजट के बाद उम्मीद दिखाई देती है कि ये कर्व ऊपर की ही तरफ जाएगा, नीचे की तरफ नहीं? सर, आपको दिख ही रहा है कि पूरा वी शेप रिकवरी हुई है, जबकि जब पहले अपन कह रहे थे आईएमएफ वगैरह की अपनी जीडीपी 10.6% से कम होगी, पर अभी देखा जा रहा है, वित्त मंत्री जी ने कहा कि 7.6% ही कम हुई है और अगले साल अपनी को उम्मीद है कि ये बढ़ने की उम्मीद है बाय 10.6 to 11%। तो बिल्कुल ये वी शेप रिकवरी है। कोविड केसेस में अपन बहुत अच्छा किए हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने इतना पैसा हेल्थ केयर के लिए भी अभी सौंपा है ताकि अपनी हेल्थ केयर इसको संभली रहे। वैक्सीनेशन के लिए दिया है 34,000 करोड़। तो ये पक्की बात है सर कि वी शेप रिकवरी होने वाली है। आपने बड़ी उम्मीद जताई है। मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि आपके हिसाब से दो सबसे पॉजिटिव डिसीजन इस बजट के और दो सबसे नेगेटिव जो आप जिसको विश्लेषण के आधार पर आप बता सके। मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्पेंडिंग करने वाले हैं, ये सबसे बड़ी बात है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब खर्चा होता है तो बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अपने जो विलेजेस है, रूरल एरियाज़ है, वो भी कनेक्शन होते हैं, टूरिज़्म को बूस्ट मिलती है, ट्रांसपोर्ट यातायात में ऑफ मटीरियल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज़, गुड्स मूवमेंट, सब चीज़ में फ़ायदा होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा हो रहा है, ये सबसे बेस्ट, सबसे उम्दा बात है। और दूसरी बात जो मैं कहूँगा कि ये बैंकों पे जो बैंकों को ताकतवर बनाने के लिए जो पैसा कैपिटलाइजेशन के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी शायद बैंकों में थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है, क्योंकि जो ब्याज का मॉरेटोरियम दिया गया था अब वो सब ड्यू हो जाएगा और शायद लोग अगर नहीं चुका पाएंगे तो बैंक्स वीक हो जाएंगी। तो उसके पहले ही माननीय वित्त मंत्री जी ने बैंकों को स्ट्रॉन्ग कर दिया है और इसके तहते हुए आप देखेंगे तो आज अपने बैंक निफ्टी है या स्टॉक मार्केट से सब बढ़ गए हैं। तो ये मैं कहूँगा कि ये दो सबसे अच्छी चीज़ें हैं। जहाँ तक नेगेटिव का सवाल है, मुझे कोई नेगेटिव सच्ची में दिख नहीं रहा है, खाली कि सब लोग चाहते हैं हमेशा कि टैक्स कम होए, पर मुझे तो कहना चाहिए कि आप अगर ऐसा देखें पॉजिटिव वे में तो वो टैक्स बढ़ाए ही नहीं, कोई सेस नहीं लगाया कोविड का, तो नेगेटिव को भी अच्छा ही, जो नेगेटिव नहीं हुआ है वो बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से तो कुछ नेगेटिव मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जी आशीष जी, हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार साहब भी जुड़ चुके हैं, जाने माने अर्थशास्त्री। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज नेशन में। इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सरकार की प्राथमिकता में, क्या आपको लगता है कि यही उम्मीद भी करनी चाहिए थी वित्त मंत्री से? सही बात है कि करना तो यही चाहिए था, लेकिन एक जो समझ नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि डेटा भी पूरा मिला नहीं है, वो ये कि जो हमारा मैक्रो है उसके बारे में बजट स्पीच में कुछ भी नहीं कहा गया कि मतलब कितना ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, क्या ग्रोथ रही है, कितना उसमें तब्दीली आएगी। और दूसरी बात ये कि डिफेंस का जो बजट है उसका मतलब काफी महत्व था इस साल, क्योंकि चाइना के साथ जो परेशानी थी उसके बारे में कुछ अभी मेंशन नहीं आया है। जरूर बजट के डिटेल्स में तो जरूर होगा ही, लेकिन अभी उस पर हम लोग टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो अभी आया नहीं है। तीसरी बात यह है कि डिमांड बढ़ाने की बहुत जरूरत थी, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है तो बढ़ाएगा ही डिमांड, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो कितना है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि जितना डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो उसको हमको अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वगैरह उसमें से घटा के देखना पड़ेगा कि नेट इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ रहा है। तीसरी बात यह है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो काफी बढ़ा हुआ है इस समय, और लेकिन उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हमने ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स भी इंक्लूड किए हैं इसमें, तो उसमें कितना इंक्लूड हो पाया है, कितना नहीं हो पाया है, तो असली में हमारा डेफिसिट कितना आएगा वो और देखना पड़ेगा। ये तो सिर्फ सेंटर का ही है 9.5% पिछले साल का, लेकिन अगर स्टेट्स का ऐड कर दें और जो पब्लिक सेक्टर का ऐड कर दें तो ये 15-20% के आसपास पहुंचेगा फिस्कल डेफिसिट। तो ये सारी चीजें थोड़ा क्लियर होंगी जब थोड़ा डेटा को हम लोग एनालाइज करेंगे और क्लियरली।
प्रोफेसर साहब 1 मिनट रुकूंगा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कुछ बोल रहे हैं, वो सुनते हैं, फिर आपके पास तुरंत आते हैं। तो 6 लाख करोड़ की हो जाएगी और ये देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल देने वाली इंडस्ट्री है। अब इसमें और दूध में शक्कर है ने स्क्रैपिंग पॉलिसी जाहिर हुई है। अब स्क्रैपिंग पॉलिसी के बेनिफिट्स काफ़ी बड़े हैं और इसके कारण क्या होगा कि हमारी जो अभी वर्ल्ड के सभी ब्रांड्स हमारे देश में प्रेजेंट है, मर्सिडीज से लेकर ऑल बिग मैन्युफैक्चर आ रहे हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल को भी इनकरेज कर रहे हैं। और कल अभी आने वाले 4-5 दिन में, अगले सप्ताह में शायद मीटिंग तय हुई है, प्रधानमंत्री जी के साइंटिफिक एडवाइज़र राघवन साहब, नीति आयोग और हमने ये जो लिथियम आयन बैटरी होती है, ये लिथियम आयन हमारे देश में नहीं है, तो इसका अल्टरनेटिव जो है एयर आयन और अलग दूसरे मेटल के आयन, एल्यूमिनियम या स्टील आयन, तो इसके आधार पर हमारी बैटरी बने और इसमें रिसर्च हो ताकि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है स्वावलंबी बने और हम लोग हमारे वर्ल्ड में हमारी टेक्नोलॉजी के आधार पर हमें कोई इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो अभी पहली बात तो ऐसी है कि हमने लिथियम आयन बैटरी हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो इसका भी काम हमने शुरू किया है। ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी हुई है, इसमें 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल जो है, जो 20 साल से पुराने हैं, ये स्क्रैप हो जाएंगे। तो जो गाड़ी स्क्रैप करेगा वो नहीं लेने वाला ही है, तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिलेगा। 34 लाख लाइट मोटर व्हीकल आर ओल्डर दैन 15 ईयर्स एंड 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल आर ओल्डर दैन 20 ईयर्स। बाद में 17 लाख मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल, 17 लाख ओल्डर दैन 15 ईयर्स विदाउट वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट। अब ये 17 लाख और ये संख्या जो है, ये मैं जो देख रहा हूँ, ये करीब 1 करोड़ से ज़्यादा व्हीकल है। ये पोल्यूशन कर रहे थे, क्योंकि जितना पुरानी टेक्नोलॉजी है वो एयर पोल्यूशन भी कर रहे थे, फ्यूल भी ज़्यादा खा रहे थे। तो अब ये और अदर ओल्डर व्हीकल पोल्यूट 10 to 12 टाइम। तो वही बात कर रहे थे अनुराग, कैसे स्क्रैप होंगे व्हीकल्स जो अनफिट हैं। इसलिए अगर आपकी गाड़ी अनफिट है तो आप भी तैयार हो जाइए। जी नहीं, मेरी गाड़ी तो अभी अनफिट नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या यकीनन होगी ऐसी, और ये सवाल लगातार उठता रहा नीतियों के स्तर पर। हमारे साथ योगेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि अब उन तक आवाज़ हमारी पहुंच पा रही होगी। योगेंद्र सर, कृषि के क्षेत्र में वित्त मंत्री के आज के ऐलान को किस तरीके से आप देखते हैं? मोटे तौर पर जो जोर दिया है उन्होंने, वो कहा है कि हम 1.5 गुना उत्पादन लागत का दे रहे हैं। जैसा मैंने सुबह कहा था कि निर्मला सीतारमण जी की विशेषता ये है कि उनके बजट का और उनकी बजट स्पीच का कोई संबंध नहीं होता। पिछली 2 बार से बजट के अंदर पता नहीं क्या क्या बातें वो कहती हैं, बिल्कुल अनर्गल बातें जो कि बजट में कहीं नहीं जानी चाहिए, और जो बाद में आंकड़े मिलते हैं तो पता लगता है कि खेल तो दूसरा ही था। तो अब मैं आपको सही बजट बता देता हूँ, क्योंकि बजट हमने इतने देर में डाउनलोड कर लिया है और वो आंकड़े देख लिए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसे ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह चलाएँ अपने वहाँ पर। जी, पहली बात, जो पीएम किसान योजना है, देश की सबसे बड़ी पीएम किसान योजना, उसका बजट पिछले साल की तुलना में घटा दिया गया है। पिछले साल 75,000 करोड़ था, इस साल उसका बजट घटा के 65,000 करोड़ कर दिया गया है। इस बात का वित्त मंत्री ने अपने भाषण में जिक्र नहीं किया, चुपचाप से आखिर में टेबल में लगा दिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ होनी चाहिए आपकी। दूसरा, क्रॉप इंश्योरेंस, दूसरा ये जो इंटरेस्ट सब्सिडी, सरकार ने कहा ना हमने किसानों को ज़्यादा लोन देना शुरू कर दिया पहले की बनिस्बत। उसकी सच्चाई ये है कि किसानों को लोन में सरकार का जो हिस्सा होता है, क्योंकि सरकार ब्याज के अंदर थोड़ा सा सब्सिडी देती है, वो पिछले साल 21,175 करोड़ था, इस साल घट कर 19,468 करोड़ हो गया है। यानी कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, इन दोनों मदों के अंदर कमी हो गई है। एक तीसरी चीज़ भी आपको बता दूं, जो मैं सुबह जिक्र कर रहा था, मैंने कहा था किसानों को फसल का दाम दिलवाने के लिए सरकार की जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है, उसमें मुश्किल से 1,500-2 हज़ार करोड़ रुपए सरकार को उसको बढ़ा के कम से कम 10-20 हज़ार करोड़ करना चाहिए। उसमें जो 2,000 करोड़ रुपए का पिछले साल था, उसे घटाकर 1,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
तो निर्मला सीतारमण जी का बजट के बारे में मैं पिछले 2 बार से अनुरोध कर रहा हूं कि उनकी स्पीच मत सुनिए, क्योंकि स्पीच के अंदर कुछ सुंदर सुंदर डायलॉग होते हैं जिसका एक्चुअल बजट से कोई संबंध नहीं होता। और एक्चुअल बजट की अभी तो मेरे पास पिछले 15 मिनट में सूचनाएं आई हैं, जो सूचनाएं हैं इतनी शर्मनाक हैं, जिसका मतलब है कि एग्रीकल्चर पे जो एक्चुअल खर्च था वो पहले से कम कर दिया गया है। योगेंद्र सर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके आंकड़े अगर आप दुरुस्त करें तो और ज़्यादा बेहतर होगा, जिनका जिक्र वित्त मंत्री ने किया है। वित्त मंत्री ने कहा है बजट भाषण में कि देखिए, कपास के लिए 2013-14 में सिर्फ 90 करोड़ रुपए रकम मिलती थी किसानों को, जो 2021 में 25,974 करोड़ दी गई है। दलहन के लिए 2013 में सिर्फ 236 करोड़ रुपए दिए जाते थे, 2020-21 में वो बढ़कर 10,530 करोड़ हो चुके हैं। लगभग 40 गुना ज़्यादा सरकार इस वक्त दे रही है। धान के लिए 63,928 करोड़ रुपए दिए जाते थे, अब 1,72,752 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। गेहूं के लिए 33,874 रुपए दिए जाते थे, 33,874 करोड़, अब 75,060 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। ये वित्त मंत्री ने बातें बताई हैं सर इस बजट भाषण में, क्या इसमें भी कहीं कुछ अंतर है सर? मैंने ध्यान से सुना भाई, ये सारी बातें सुनी, मैंने ध्यान से सुनी। ये सस्ती राजनीतिक स्पीच के आंकड़े हैं, ये एक बजट के आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि वो इससे ये ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करे। बजट क्या होता है? बजट में सरकार कहती है मेरी जेब में इतना रुपया है, इस चीज़ को इतना पैसा देंगे, इस चीज़ को इतना पैसा देंगे। इन आंकड़ों का सरकार के पैसों से कोई संबंध नहीं है। ध्यान से सुनिए आप, ये FCI ने खरीद की है किसानों से, जिससे वो एक सस्ता पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस के ज़माने से ज़्यादा FCI ने खरीदा है। मेरा प्रश्न ये है, इसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन कितना है? और चूंकि अब FCI का जिक्र आया तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये आंकड़े भी अब मेरे पास आ गए हैं। आपके पैनल पे गंभीर लोग बैठे हैं, उनके सामने आंकड़े रखिए। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल हैरान करने वाले और बहुत ही दुखी करने वाले आंकड़े हैं। FCI में सरकार कितना कंट्रीब्यूशन देती है FCI को? सवाल सिर्फ ये है, FCI किस बाज़ार में जाके क्या खरीद करती है, सरकार का काम नहीं है। सरकार का कंट्रीब्यूशन अब मैं आपको बता रहा हूँ। FCI में सरकार का कंट्रीब्यूशन पिछले साल यानी कि 2020-21 में 19-20 में था 1,10,000 करोड़, जो बढ़ के 20-21 में हुआ 1,36,000 करोड़। और इस साल नहीं, सरकार ने कहा था कि 1,36,000 करोड़ हो जाएगा, लेकिन वास्तव में केवल 85,000 करोड़ खर्च हुआ है। और इस साल के लिए बजट में 0 पैसा उसके लिए अलॉट किया गया है। 85,000 करोड़ को छोड़कर 0 एलोकेशन हुआ है। ये चीज़ें ब्रेकिंग न्यूज़ होनी चाहिए थी। दिक्कत ये आपका दोष नहीं है, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी बजट के अंदर जिक्र ही नहीं करती हैं। पहले कम से कम वित्त मंत्री अच्छे बुरे जैसे भी हुआ करते थे सर, लेकिन इस बीच वो कृषि सेस, डीजल और पेट्रोल पर ये बात है, ये करेंगे। योगेंद्र सर, कृषि सेस का ऐलान पेट्रोल और डीजल पर, क्या आपको लगता है कि ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ होना चाहिए? बिल्कुल, मगर इसमें पता तो लगे कि उसका करेंगे क्या वो। कृषि सेस तो सरकार की आमदनी की बात है, इससे किसान को क्या मिलेगा हम अभी बिल्कुल नहीं जानते हैं। अगर वो सचमुच गंभीर थी तो कहते हैं कि कृषि सेस हम लगा रहे हैं, उससे इतनी आमदनी होगी सरकार को, और उस आमदनी से हम किसानों के लिए ऐसी ABC चीज़ें करेंगे जो आज तक हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कृषि सेस लगा दी है। सरकार का सेस लगाने का अनुभव आज तक यही रहा है, जो एनवायरमेंटल सेस के बारे में भी हुआ, कि सरकार के पास पैसा इकट्ठा हो जाता है, उस उद्देश्य के लिए खर्च नहीं होता, पड़ा रहता है। अगर वित्त मंत्री मुझे ये बताती कि किसानों के लिए इस कृषि सेस से क्या खर्च किया जाएगा, ये आमदनी का आइटम है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ होनी चाहिए। लेकिन इस आमदनी का किया क्या जाएगा, मेरा इसके अंदर साधारण सा अनुमान ये है कि सरकार ऑलरेडी PM किसान योजना में जो खर्च करती है वो पहले अपने मेन बजट से करती थी, अब निकाल के इस जेब से खर्च करना शुरू कर देगी। कृषि सेस लगाई, हम कृषि सेस से करेंगे, तो किसान की जेब में एक पैसा भी फालतू नहीं पहुंचता है। इससे सिर्फ सरकार की जेब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। ठीक है, सीधे धीरेन्द्र कुमार जी के पास चलते हैं। धीरेन्द्र जी, मार्केट में जो सेंटिमेंट्स दिखाई दिए हैं, क्या आपको ये पॉजिटिव लगता है, और क्या ये कंटिन्यूटी आने वाले समय में भी बनी रहेगी, अब जब बजट के फाइन प्रिंट्स निकल के सामने आ रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है बजट के फाइन प्रिंट्स आ रहे हैं, लेकिन ये तो लोगों को पता ही है कि टैक्स नहीं बढ़ा है, सरचार्जेस काफ़ी बढ़े हैं। फाइन प्रिंट्स में ज़रूर निकलेगा और निकलना शुरू हो गया है। मैं अभी तुरंत देख रहा हूँ कि एक फाइन प्रिंट में आर्टिफिशियल या जुडिशियल इंडिविजुअल्स के लिए एक सरचार्ज लागू हो गया है, HUF पे लगेगा,
जिनकी आमदनी 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की है। तो फाइन प्रिंट जरूर निकलेगा, लेकिन बाजार के बढ़ने के पीछे और जो बाजार का रुख है और जो इस बजट की मुझे खासियत लगती है वो ये है कि ये बड़ा ईमानदार बजट है। पहले बहुत कुछ छुपा, मुझे नहीं पता है कि क्या क्या यहाँ पे सरप्राइज निकलेगा, लेकिन 9.5% डेफिसिट को हम लोग ईमानदारी से बता रहे हैं। पहले ये सब कुछ छुपा रहता था, तो ये एक बड़ा अंतर है। हम FRBM एक्ट और ये मौका था जिस समय इसको काफ़ी कुछ छुपा रहता था, जो कि ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स रहते थे FCI का, या अब तो खैर वो ऑयल सब्सिडी नहीं होता उस फॉर्म में, लेकिन कुछ ना कुछ रहता था। अब सब कुछ आपको ट्रांसपेरेंटली दिख रहा है। चीज़ों का स्केल डाउन होना, जैसा कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत अगर 10,000 करोड़ रुपए कम हुआ है तो वो कम हुआ है। तो सरकार और बजट का उद्देश्य यही है, FRBM एक्ट को ईमानदारी से, क्योंकि अगर आपको पता हो कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, मुझे लगता है कि वहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसे इस तरह से ढका रहता था कि आपको पता नहीं चलता था, अब पता चल रहा है। और 9.5% डेफिसिट बिल्कुल गंभीर है, लेकिन सरकार का क्लैरिटी से ये बताना, ये मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है। और लोगों को एक बड़ी खुशी ये होगी, जिस वजह से बाजार चढ़ रहा है, कि कोई नया टैक्स नहीं लगा है। ठीक है, सीधे अरुण कुमार जी के पास चलते हैं। अरुण कुमार जी, आपसे समझना चाहूंगा, इस बजट को देखने के बाद 2021-22 में आम आदमी की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, घटेगी या वही रहेगी? देखिए, कई एलिमेंट्स हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी कई चीजों पे बढ़ा दी गई है, तो उससे तो मतलब डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्शन देने के लिए, और उससे तो दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और जो मुझे लगता है कि जो ये डेफिसिट जो इतना बढ़ा दिया गया है, ये अभी ठीक से बताया नहीं गया है कि कितना डेफिसिट है, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ आंकड़े, तो रेवेन्यू के आंकड़े काफी कम हो गए हैं, मतलब बजट एस्टिमेट पिछले साल के उससे, लेकिन जितना मुझे अनुमान है कि कम होना चाहिए था उतना भी शायद नहीं दिखाया गया है। और एक्सपेंडिचर के जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल पिछले साल जितने थे उतने ही दिखाए गए हैं, जबकि इस साल तो एक्सपेंडिचर के आंकड़े काफी बजट एस्टिमेट से ज्यादा बढ़ गए थे। तो अगर ये हमारे कोविड से डील करना है और पैंडेमिक से डील करना है, और जितना कहा जा रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, तो ये एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होगा। तो मेरा मानना है कि ये जो डेफिसिट है, ये जो 6.8% दिखाया जा रहा है, ये भी कम दिखाया जा रहा है। और जब फाइनल आंकड़े आएंगे, जैसे कि पिछले साल और उससे पिछले साल भी हुआ था, तो जो एक्चुअल फिस्कल डेफिसिट था वो काफी ज्यादा था बनिस्बत इसके कि जितना बजट में दिखाया गया था। तो ये सारी चीजें हैं जो अभी सामने आएंगी धीरे धीरे खुल के। अभी मैंने पूरा बजट देखा नहीं है, अभी कुछ ही जो अनुमान है उसी के अनुमान पे बता रहा हूँ। और मुझे लगता है इसीलिए फिर निर्मला सीतारमण जी ने मैक्रो में, जो हरदम बजट की शुरुआत होती है उसमें मैक्रो के आंकड़े दिए जाते हैं कि मैक्रो में क्या हो रहा है, सेविंग्स का क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का क्या हो रहा है। और इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप जो पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे और साथ में डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, और आप साथ में जो मॉनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स करेंगे, तो नेट में इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा। और प्राइवेट सेक्टर इस समय इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। वो जो एसेट्स खरीदेगा तो वो अपना जो इन्वेस्टमेंट बाकी चीजों में कम कर देगा, तो उससे ग्रोथ पे असर पड़ेगा। और इस समय सप्लाई बॉटलनेक्स काफी सामने आ रहे हैं, इसीलिए कृषि में भी दाम बढ़ गए थे। तो सप्लाई बॉटलनेक्स को कंट्रोल करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। पर मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट हमारा कम हो जाएगा, और क्योंकि जो होना चाहिए था बजट में और ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ोतरी, वो दिख नहीं रही है। तो कुल मिला के अभी जो अनुमान में लगा रहा हूँ, जो आंकड़े सामने आए उसके अनुसार, पर पूरा बजट मैंने देखा नहीं है, तो इसे मैं पूरा कह नहीं सकता। ठीक है, योगेंद्र सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाह रहा हूं, क्योंकि दरअसल हो ही गया है कि बजट स्पीच खत्म होने के बाद सच्चे बजट का पता लग रहा है। खबर ये है कि एग्रीकल्चर और एलाइड के अंदर जितना सरकार खर्चा करती थी, पिछले साल बजट में सरकार ने 1,54,000 करोड़ रुपया खर्च किया था कृषि और एलाइड सेक्टर्स के लिए। एलाइड के अंदर ये एनिमल हस्बेंड्री, मछली पालन वगैरह सब आ जाते हैं। उसे घटाकर 1,48,000 करोड़ कर दिया गया। यानी कि मैं आपको साधारण परसेंटेज टर्म्स में समझा दूं, परसेंटेज टर्म में पिछली बार सरकार ने बजट का 5.1% कृषि पे खर्च किया था, और इस साल किसान पे इतने मेहरबान हो गई सरकार कि उसे घटा के 4.3% कर दिया गया है। 5.1 से घटाकर 4.3%। ये है इस बजट की सच्चाई।
चलिए, तो योगेंद्र जी आंकड़े बता रहे हैं, हालांकि हरवीर सर बहुत संक्षेप में सरकार तो कह रही है और वित्त मंत्री ने भी कहा कि देखिए इस बजट भाषण में तो पशुपालन, डेयरी, फिशरीज, इस पर हमारा विशेष फोकस है, खासकर जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए हमने 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिए हैं। ये बातें तो बजट में कही है वित्त मंत्री। नहीं, देखिए अनुराग, बजट में कही है, लेकिन आंकड़े तो कुछ और कहानी कह रहे हैं। जो अभी लेटेस्ट आंकड़े आ रहे हैं कि पीएम किसान में घट गया, इंश्योरेंस में मामूली बदलाव हुआ है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में घट गया है, तो ये और जो नंबर बता रहे हैं योगेंद्र यादव वो फैक्ट है। अब सवाल ये है कि फिर आपने ऐसा क्या किया है? इसका मतलब ये स्टेटस को है और कुछ एंट्री आपने इधर से उधर कर दी है। मतलब जैसे आपने एनिमल डेयरी का बढ़ा करके उसमें एडिशनल कर दिया, तो ये कोई बहुत उसमें बड़ा चेंज नहीं है। और दूसरे एक पॉइंट जैसे संक्षेप जी सर, जो रूरल सेक्टर है उसके लिए एक बड़ा बूस्टर था आपका मनरेगा का बजट बढ़ के 1,11,000 करोड़ तक चला गया था। अब गवर्नमेंट ने उसको घटा के 73,000 करोड़ का प्रोविजन किया है इस बजट में। तो जो रूरल इकोनॉमी के लिए एक उस तरह से जो इंक्लूजन था जी, इसका एक अहम भूमिका निभाने वाली जो स्कीम थी उसके बजट की कटौती करनी पड़ी। लेकिन कुछ और चीजें भी लगातार सामने आ रही है बजट को लेकर और उन चीजों का मतलब भी हम आपको समझाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक।